राजस्थान के युवा एक कड़वा सच सुनो। यहाँ हर साल हर नए बच्चे सपने लेकर आते हैं और हर साल नए बच्चे अपने सपनों को मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पे नई कहानी होती हैं और वही कहानी रिपीट होती हैं। पेपर लीक, चाहे वो रीट की हो, एसआई की हो या फिर कोई भी भर्ती हो, हर साल पेपर लीक होते हैं क्योंकि सिस्टम जो है वो इसी तरह से काम करता है। यहाँ पे जो ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले बच्चे हैं वो लाइन में लगे रहते हैं और जो लोग पैसा दे देते हैं वो सिस्टम को तोड़ देते हैं। इसलिए सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए और जो युवा आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ खड़े रहिए, नहीं तो अगला सपना आपका भी इसी तरह मिट्टी में मिल सकता है। 2021 से लेकर के बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें इसी तरह से पेपर लीक हुए हैं और इसी तरह से रद्द हुई हैं, और 2021 की जो SI भर्ती थी उसका जो पेपर लीक हुआ था वो भी रद्द हो चुकी है। रीट एग्ज़ाम पेपर 2021 के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 पेपर लीक हुआ था, जो कि राजस्थान की एजुकेशन बिल्डिंग है जिसको शिक्षा संकुल के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वहाँ से पेपर लीक होता है। 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा जनरल नॉलेज की जो पेपर होता है उदयपुर में एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम में जाने के लिए 37 बच्चे और 7 एक्सपर्ट एग्ज़ाम से पहले पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। 2022-2023 के अंदर रीट, पटवारी एग्ज़ाम, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम, लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2019 और इसी तरह रेवेन्यू ऑफिसर 2nd ग्रेड, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 4th क्लास, ये सारे पेपर लीक होते हैं राजस्थान में कंटिन्यू। और उसके बाद 2021 में जो SI का पेपर लीक होता है उसमें 2025 में आते हुए पेपर लीक होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं वॉरेश सीरवी और स्वागत है आप सबका ट्रायल टॉक शो में। आज के हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट हरेंद्र नील जी, जिन्होंने UK ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से LLM करा है, और इस एग्ज़ाम में SI भर्ती परीक्षा के अंदर आप एडवोकेट हैं और आपकी कड़ी मेहनत की वजह से ये जो पेपर है, ये एग्ज़ाम है वो रद्द हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रायल टॉक शो में। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। सर हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से इसी प्रकार पेपर लीक होते हैं, फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। अपन इस पे आते हैं सर, इससे पहले आप थोड़ा सा अपनी जर्नी बता दीजिए, किस प्रकार आपने UK में LLM करा, यहाँ पे पटियाला में LLB करा, और किस प्रकार आप इस फील्ड में आए। देखिए, जब मैंने स्कूल से शिक्षा प्राप्त करी थी उसके बाद मैं श्योर नहीं था कि मैं किस फील्ड में जाऊं। ओके। और मेरा थोड़ा सा मन था कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं, लेकिन उस वक्त क्लैट का थोड़ा स्कोप था और क्रेज़ था, और मेरे पापा ने भी मुझे बोला, फिर भी मेरा मन नहीं था कानून की तरफ जाने का। फिर पापा ने अपने एक मित्र से मुझे मिलवाया। उनके जो 2 बच्चे थे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने मुझे समझाया इसके बारे में। फिर मुझे लगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने इसकी तैयारी करी और फिर मेरा एडमिशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला में हुआ। वहाँ मैंने 5 साल कानून की पढ़ाई करी। स्पेशली मैंने बिज़नेस लॉ में अध्ययन करा था। लास्ट के 2 साल मैं अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे वहाँ पे 4 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे। उसके पश्चात मुझे लगा कि मुझे आगे की और पढ़ाई करनी चाहिए, और फिर मुझे पता चला कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी स्कॉलरशिप मिलती है, और फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई करा था, और फिर मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ और मैंने वहाँ अध्ययन करा। मैंने वहाँ 1 साल अपना व्यतीत करा, और मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम में आया। जब मैं वापस राजस्थान आया तो जो ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई थी वो 15 से 16 थी। उसके पश्चात मैं 2016 अगस्त में वापस भारत आ गया था। क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि स्कॉलरशिप पूरी नहीं थी, केवल 50% थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कॉर्पोरेट जॉब करनी चाहिए, क्योंकि सीधा वकालत में आना थोड़ा स्ट्रगल रहता है, इतना स्टार्टिंग में पेइंग होता नहीं है। तो मैंने 1-1.5 साल काम करा। एक कॉर्पोरेट फर्म है ज्योति सागर एसोसिएट्स, जो इंडिया की टॉप 3 टॉप 5 में आती है। वहाँ मैंने 1-1.5 साल काम करा। उसके पश्चात मैंने भारत के जो सबसे अच्छे अधिवक्ताओं में से आते हैं सीनियर अधिवक्ता, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ काम करा। उनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे काफ़ी अच्छे केसेस में इन डेप्थ नॉलेज मिली और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वकालत की स्टार्टिंग वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा इजी रहता है केसेस लेना, और आप कंफर्ट जोन में रहते हैं,
क्योंकि दिल्ली में किराया और सारी चीज़ें बड़ी महंगी पड़ती है, वहाँ की ट्रैवलिंग और वो। तो फिर मैंने 2018 में मैं पूरे सिंघवी साहब के साथ रहा, फिर जनवरी 2019 में मैं यहाँ आ गया था राजस्थान हाई कोर्ट। तब से लेके यहाँ फिर मैंने सर्विस की वकालत करी, क्रिमिनल लॉ की भी करी, और फिर मैं पिछले 2 साल से अपना इंडिपेंडेंट काम देख रहा था। और मैं अभी मेनली सर्विस लॉ में वकालत करता हूँ, लेकिन और भी जो केसेस होते हैं रेवेन्यू के, क्रिमिनल के, वो भी मैं देख रहा हूँ। ओके। तो सर अपन इस पे आते हैं, इस केस पे। ये केस आपको मिला कैसे? क्योंकि पहले निचली अदालत में ये केस था और इनमें जो पीपी थे सागर तिवारी जी, वो भी, उनका भी इंटरव्यू करा था। उन्होंने इस केस के बारे में ब्रीफ करा था, किस तरह से मैं जो आरपीएससी के मेंबर्स हैं वो इंक्लूड हैं। तो फिर आपको ये केस किस प्रकार मिला था, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? देखिए, मुझे लग रहा है आप थोड़ा गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये याचिका डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगी थी। आप जो निचली अदालत की बात कर रहे हैं वो कोई क्रिमिनल ट्रायल या बेल का मैटर होगा इन अपराधियों के संदर्भ में। हाँ। जो ये याचिका लगी थी डायरेक्ट राजस्थान उच्च न्यायालय में, जो आर्टिकल 226 होता है भारत के संविधान का, उसको अंतर्गत हमने लगाई थी। और ये अभ्यर्थी जो आए थे ये 2021 से ही पीड़ित थे। इन्हें आशंका थी तब, क्योंकि तब जो पूर्ववर्ती सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार, उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं करा। वह बहुत ज़्यादा इसमें निराश थे और तब से वे प्रयासरत थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, केवल एफआईआर के अलावा जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। लेकिन जब चुनाव होने थे 2023 के अंत में, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वह जब राजस्थान में उन्होंने रैली को संबोधित करा, उन्होंने कहा था कि पेपर जो लीक माफिया हैं उनको हम पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकालेंगे। तो इसके संदर्भ में उन्होंने एक मैनिफेस्टो निकाला था। उसमें कहा था कि पेपर लीक जो भी हुए उनकी गहनता से हम जांच करेंगे, अनुसंधान करेंगे और एक एसआईटी का भी इस संदर्भ में गठन करेंगे। और उन्होंने कहा था कि जो आरपीएससी है उसकी तर्ज पे हम एक संस्था बनाएंगे और वो जिलों में भी लागू करेंगे, जैसे कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, केंद्र सरकार में है। तो भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन करा। एसआईटी का जो गठन हुआ और उसकी जो जांच दी गई, वो एक बहुत ही शानदार जो अफसर हैं, एक ईमानदार अफसर हैं वीके सिंह साहब, उनको दी गई। ये जो एफआईआर, जब पेपर लीक की इन्होंने जांच करी और स्टार्ट करा, तब एसआई का मामला कहीं भी नहीं आया था, जैसे उन्होंने अभी हाल में इंटरव्यू दिया है। लेकिन जब कुछ आरोपी पकड़े और उनसे पूछताछ हुई, तो उन्हें ऐसा लगा कि इस संदर्भ में भी हमें जाँच करनी चाहिए। फिर उनको जगदीश बिश्नोई को उन्होंने, जो जूनियर कनिष्ठ अभियंता है, उसके जो पेपर लीक हुआ था उसके संदर्भ में पकड़ा था। फिर जब उससे कठोर पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि उसने जो हसनपुरा में रविल बाल स्कूल है वहाँ से भी पेपर लीक करा था। और एग्जाम सेंटर था जी। उस एग्ज़ाम सेंटर में ये हुआ था कि करीब 1-1.5 घंटे पहले यूनिक बाम्बू वहाँ जाता है। यूनिक बाम्बू और जगदीश बिश्नोई घनिष्ठ मित्र हैं और ये पेपर लीक एक साथ करते थे। और ये केवल इसलिए हो पाता है क्योंकि एक राजेश खंडेलवाल है, वो प्रिंसिपल होता है वहाँ का, अधीक्षक होता है, वह उसकी वीक्षक के रूप में वहाँ पे ड्यूटी लगा देता है। अच्छा। तो जब पेपर आता है उससे कई घंटे पहले, एक दिन पहले ही वह वहाँ पे कोठरी में जाके छुप जाता है और उसका जो दरवाज़ा है वह अधीक्षक द्वारा बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही पेपर आता है तो वो अपनी कोठरी से बाहर निकलता है और चीरा लगा के उसकी फ़ोटो खींच के जगदीश बिश्नोई को भेज देता है। जगदीश बिश्नोई जयपुर में ही किसी फ्लैट के पास रह रहा था, उसके पास सारा गैंग का ऑपरेशन था और उसने वह पेपर, जो उसके पास में ही कुछ पेपर सॉल्वर्स थे जो एक्सपर्ट होते हैं, जो किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हिंदी का पेपर हुआ तो हिंदी का भी एक्सपर्ट होगा, जीके का हुआ जीके का भी एक्सपर्ट होगा, इतिहास है तो इतिहास का भी एक्सपर्ट होगा। तो उन्होंने जल्दी से सॉल्व करके और उसको पूरे राजस्थान में उसका प्रचार प्रसार करा। और वही पेपर उन्होंने जो दूसरे गैंग मेंबर्स हैं उनको भी प्रोवाइड करा। और इसका विस्तार रुका नहीं, इसका विस्तार सुरेश ढाका, जो आज भागा हुआ है, विदेश है, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र करा, यूनिक भामू, वो भी विदेश में है। अन्य लोगों के पास भी इसके पास पेपर गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पेपर है वह ड्रग माफिया और जो तस्कर लोग हैं उनके बच्चे भी इसमें सेलेक्ट हुए। इसके अलावा यह पेपर
पौरव कालेर एक गैंग है बीकानेर पाली में, उन्होंने भी जो पहली पारी का पेपर था 13, 14, 15 3 पारियों में पेपर हुआ था। 13 का पेपर जो था पौरव कालेर गैंग ने ब्लूटूथ के माध्यम से बड़ी मात्रा में लोगों को पढ़ाया था और यह पेपर बीकानेर की एक स्कूल से निकला था। तो ये तो 2 कहानियाँ हुई। इसके पश्चात जब एसओजी ने इसके अनुसंधान करा और ये जांच हुई तो बहुत बड़े खुलासे हुए और फिर हमें लगा कि हमें हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमें ये अंदेशा हो गया था कि बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है। जब हमारी जानकारी में आ गया कि बड़े स्तर पे पेपर लीक है, फिर हमने हाई कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखी और फिर हमने ये याचिका लगाई थी। ओके, तो हाई कोर्ट में ये केस कौन से साल से चल रहा है? ये जो केस है ये हमने 13/8/2024 को फाइल कर दिया था। इसमें जो अंतरिम आदेश मिला था हमें वो 18/11/2025 को मिला था इनकी फील्ड ट्रेनिंग रोकने पे। उसके पश्चात इसमें 40 सुनवाइयाँ हुई है, डिटेल सुनवाइयाँ। मुझे लगता है राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में इतनी लंबी सुनवाई बहुत कम केसेस में हुई है और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक सुनवाई हुई और इसका जो हमने जो पूरी इसकी पैरवी करी बड़े मन से करी और हमें लगा कि इसमें लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और तो सर जब आपको केस मिला तो आपके पास ऑलमोस्ट कितने लोगों की टीम थी जो काम कर रही थी इसमें? जी, टीम तो काफ़ी अच्छी थी हमारी और हमें काफ़ी लोगों से सहयोग मिला और इसमें कुल जो याचिका करता थे 25 थे। मैं आपके माध्यम से हमारे सीनियर एडवोकेट हैं आदरणीय मेजर आरपी सिंह साहब, उन्होंने हमें लीड करा और उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से लीड करा और उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा और पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। हमने उनको असिस्ट करा और एक शानदार जजमेंट आया है भर्ती रद्द करने का। बिल्कुल। अभी सर इस भर्ती को रद्द करने का जजमेंट आ गया है, लेकिन अभी जो राजस्थान के लॉ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं हुई है, बल्कि ये तो सिर्फ सरकार को निर्देश दिया गया। तो क्या ये भर्ती रद्द होगी या फिर क्या रहेगा इसमें? देखिए, ये बिल्कुल गलत रीडिंग है जजमेंट की। जजमेंट में कहा है, जो उन्होंने पहले अभिशंसा करी थी कि इस स्टेज पे ये भर्ती रद्द नहीं करी जाती, कोर्ट ने उसको चेंज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती अभी रद्द करी जाती है। और क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट डायरेक्शन देता है किसी को फांसी लगाने की, तो मुझे लगता है कि अधिकारी लोग उसको फांसी पे चढ़ाते हैं। इसी प्रकार इस केस में भी सरकार को निर्देशित करा है कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट में अभिशंसा होगी भर्ती रद्द करने की। वह रिपोर्ट आरपीएससी को भेजी जाएगी। आरपीएससी उसमें फिर एक प्रेस नोट निकालेगी। उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक कि हम 2021 का जो विज्ञापन है उसी के अंतर्गत वापस लिखित परीक्षा कराएं, या फिर जो वो पद हैं 2021 वाले 260 के करीब, उनको 2025 में जोड़ लिया जाए और एक सामूहिक परीक्षा कराई जाए। तो मुझे लगता है जो कानून मंत्री कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं हुई है, ये बिल्कुल गलत है। निर्देशित करा हुआ है बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म में कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें अभिशंसा होगी भर्ती रद्द करने की, और वह रिपोर्ट आगे जाएगी और आरपीएससी को भर्ती रद्द करनी होगी। अगर ये नहीं करते हैं तो एक की अवमानना होगा, उसका भी हम प्रोसेस अपनाएंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। ओके, तो सर उन लोगों का क्या होगा जो उस भर्ती में निकल गए थे ईमानदारी से? तो जब पूरी भर्ती कैंसिल हो जाएगी तो उन लोगों का क्या, कोर्ट ने उनके बारे में क्या बताया? देखिए, इसमें ईमानदार भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईमानदार सारे ईमानदार हैं, क्योंकि इसमें एविडेंस मिटा दिए गए हैं और इसमें बड़ी मात्रा पे पेपर सर्कुलेशन हुआ। आज भी खुलासे हो रहे हैं। आप मान के चलिए 3 साल बाद भी इसमें खुलासे हो रहे हैं, तो एविडेंस सिक्योर होना बड़ा मुश्किल है। मैं मानता हूँ अच्छे खासे लोग हो सकते हैं जो सही हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको भी सिक्योर करा है। कोर्ट ने कहा है कि वह वापस अपनी सेवा में जा सकते हैं। कोर्ट के पास 2 वही पॉइंट थे कि एक तो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाए, जनहित को देखा जाए, या कुछ लोगों को देखा जाए जो नौकरी में चढ़े हुए हैं। मुझे लगता है एक सही निर्णय इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में बंगाल भर्ती को रद्द करा है। यहाँ तो केवल 260 पदों की बात थी, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ करीब 22-23 हज़ार पदों की बात थी। हाँ, ज़रूर नुकसान हुआ है, हमें भी सॉरी फील होता है उनके लिए, लेकिन न्याय का सिद्धांत यही है कि एक बार जजमेंट आ गया तो उसका पालन सबको करना चाहिए। बिल्कुल सर। ओके, तो इस केस को करते टाइम सर इसमें कहा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे, आरपीएससी मेंबर्स थे, चेयरमैन थे और भी एसडीएम वगैरह थे। तो सर आपको कुछ थ्रेट्स मिले क्या, चैलेंजेस क्या रहे? नहीं, हमें कोई थ्रेट्स नहीं मिले और थ्रेट्स हमें बिल्कुल भी नहीं मिले।
मैं बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि हमारे याचिकाकर्ताओं को भी कोई दबाव था सरकार से या कुछ भी। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, हमारे याचिकाकर्ता इतने हिम्मत वाले थे। हमने जब याचिका फाइल हुई 13/8/2024 को, तो जो हमने पार्टी बनाया था, रिस्पोंडेंट मतलब दूसरी जो पार्टी बनाया था सरकार के अलावा, हमने रामूराम रायका की जो बच्चे हैं उनको भी पार्टी बनाया था, देवेश रायका, जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे। तो हमें भी अंदेशा था कि वो गलत हो सकते हैं, इसलिए हमने उनको पार्टी बनाया। तो डरना तो वैसे भी नहीं होता जब जनहित का मामला है और बेरोज़गारों का मामला है। मुझे लगता है सच्चाई के साथ अगर कोई होता है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो सर उन लोगों का क्या होगा जो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, जैसे आरपीएस मेंबर हो गए या फिर जो लोग जैसे आपने बताया विदेश चले गए, तो उन लोगों का कोर्ट के बारे में, कोर्ट में क्या बताया? जो 2 आरपीएसी मेंबर हैं वो तो पहले से अरेस्ट हैं। बाबूलाल कटारा जी को सस्पेंड कर दिया गया है मुझे जहाँ तक पता है, और उनको हटाने की भी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। संवैधानिक पद पे हैं तो संवैधानिक जो भी प्रोसेस होता है और लास्ट अप्रूवल राष्ट्रपति का होता है, तो एक थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इनको हटाया जाएगा। रामूराम रायका जी को भी हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। बाकी जो मेंबर्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया है इंटरव्यू प्रोसेस में। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा जब इनके बच्चों के इंटरव्यू होने वाले थे, ये इन मेंबर्स के पास गए थे, जिनमें मंजू शर्मा, संजय श्रोत्रिय। मंजू शर्मा जी एक राष्ट्रीय कवि हमारे हैं, उनकी पत्नी हैं। वह बड़ी तारीफ़ें करते हैं या बुराया करते हैं सब पार्टियों की, इतने अच्छे बनते हैं पब्लिक के सामने। अब उन्हें भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जब उनकी पत्नी का नाम आ गया है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा गंभीर मामला है। इसके पश्चात 2-3 मेंबर और हैं, तो इंटरव्यू में इसमें धांधली हुई है। मुझे लगता है कि इसमें पूर्ण न्याय हुआ है, और जो विदेश भाग गए उन पे मुझे लग रहा है कि सरकार जल्द कार्रवाई करेगी और एक रेड कॉर्नर नोटिस सीबीआई के द्वारा जल्द जारी हो सकता है। ओके। तो सर ये एक एसडीएम जो हनुमानाराम है वहाँ पे अपने बाड़मेर से, जैसलमेर से, उनकी स्टोरी कैसे सामने आई थी सर? उनकी जो मुझे ज्ञात है कि हनुमानाराम एक गरीब परिवार से आते हैं। हनुमानाराम का सिलेक्शन आरएस में हो गया था और वो इंटरव्यू में जाने वाले थे। ऐसा लोग बताते हैं, स्पष्ट मुझे भी नहीं पता कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और वो बड़े इंटेलिजेंट थे, तो वो 2 लोगों के लिए डमी कैंडिडेट बैठे थे एसआई में, और पहले भी वो अलग अलग भर्तियों में बैठ चुके हैं। अच्छा। मैं ये उनकी गलती नहीं मानता, मैं ये सिस्टम की गलती मानता हूँ। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक एसडीएम इस मामले में पकड़ा जा रहा है कि एक डमी कैंडिडेट के रूप में वह बैठा। सर इन्वेस्टिगेशन जो वीके सिंह जी सर कर रहे थे, तो उनके साथ एज एन एडवोकेट आपके क्या रोल था? क्या आप भी फील्ड में उनके साथ जाते थे या फिर किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल गलत प्रश्न है। उनका प्रोफेशन अलग है। हम तो उनके खिलाफ आए थे कोर्ट में, और उनकी जांच रिपोर्टों के आधार पे हमने यह भर्ती को रद्द करने के लिए कोर्ट से आग्रह करा था। उनका बिल्कुल अलग फील्ड है, वो तो जांच कर रहे थे। हम तो उनके खिलाफ आए थे, सरकार के खिलाफ, कि भर्ती रद्द क्यों नहीं करी जा रही है। और फिर उनकी रिपोर्ट को आधार बनाया गया, और उन्होंने मुझे लगता है एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करी है और एक ईमानदार अफसर है, और उनकी प्रशंसा करी जानी चाहिए। बिल्कुल सर, उनकी प्रशंसा उन्होंने जब न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार बताया था, तब भी बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और उनको राष्ट्रपति पदक पुरस्कार भी मिला अभी। जी, उन्होंने बहुत अच्छी उन्होंने करी, और ये अगर भर्ती रद्द हुई है तो एक एसओजी का इसमें बड़ा अहम योगदान है। अब सर इस केस का थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो समझते हैं, क्योंकि जब ये भर्ती हुई थी 2021 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सीएम साहब थे। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का जो पहले ही उनका संवाद आ गया था कि इसमें आरपीएससी मेंबर इंक्लूड है। फिर एक और रुख आता है हनुमान बेनीवाल का, कि वो ये कहते हैं कि हमने जो है भजन लाल सरकार को घुटनों टिका दिया और हमारी वजह से जो है ये भर्ती रद्द हुई है, क्रेडिट लेना चाहते हैं। और एक तरफ है भजन लाल शर्मा जी। तो सर इसमें आपको क्या लगता है कि किन का क्रेडिट बहुत ज़्यादा है? देखिए, समय समय पे सबने लड़ाई लड़ी है। किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी लड़ाई लड़ी, जब वह सरकार का हिस्सा नहीं थे पूर्ववर्ती सरकार में, उन्होंने जम के इसमें लड़ाई लड़ी। फिर सरकार आ गई तो उनकी भी वो भी बंद गए कि सरकार के विरुद्ध ज़्यादा वो सड़क पे नहीं उतर सके। उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी ने भी बहुत अच्छा संघर्ष करा, और उनका भी अच्छा, मुझे लगता है कि जो आंदोलन होते हैं वो एक पब्लिक परसेप्शन बनाते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे आंदोलन हमेशा होते रहने चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश है, आंदोलन करना किसी का भी हक है। और हनुमान बेनीवाल जी ने तो 1 लाख लोगों की भीड़ जयपुर में बुलाई थी, तो एक ऐतिहासिक वो रैली हुई थी,
और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मूवमेंट को एक सहयोग करा, और मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है ये सर। जब रैलियाँ होती हैं, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब भी रैली करते हैं, तो इसका जुडिशरी पे या फिर ट्रायल पे किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है? जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जज एक जो हाई कोर्ट होता है एक इंडिपेंडेंट संस्था है, और एक शून्य प्रभाव पड़ता है जज पे। जज केवल फैक्ट्स और लॉ पे डिसाइड करता है। जो फाइल उसके सामने होती है उसके हिसाब से वह निर्णय करता है। जो बाहर हो रहा है उस पर मुझे नहीं लगता कुछ भी असर पड़ता है। बिल्कुल सर, वो पढ़ना भी नहीं चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट काम होना चाहिए। एक सर, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं अब उनको आप क्या करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में ये बन गया है कि अब जो हैं वो मेरिटोक्रेसी काम नहीं करती हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है, वही लोग जो हैं अपनी पोस्ट ले सकते हैं। मुझे लगता है इस जजमेंट के बाद, और अगर आरपीएससी में बदलाव हुआ अच्छा, सरकार चाहेगी और ये मामला स्वतः संज्ञान लेके डिवीजन बेंच के पास भी जाएगा, मुझे लगता है एक सुधार आएगा। और इस जजमेंट के बाद आरपीएससी मेंबर्स और बाकी लोगों में भी भय रहेगा। और एसओजी ने जो कार्रवाई करी उसमें इस वक्त पूरे प्रदेश में भय है, पेपर लीक कम है, शून्य मैं कह सकता हूँ, और जो खामियां हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। और मुझे लग रहा है कि जो रामनिवास मेहता जी हैं आरपीएससी के सचिव, और जो अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन हैं आलोक राज जी, वो शानदार काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ खामियां तो हर चीज़ में रहती है, लेकिन कोई बड़े स्तर पे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो पूर्ववर्ती सरकार में हुआ या जो उससे भी पहले वसुंधरा सरकार में हुआ। इसके लिए भजनलाल सरकार बधाई की पात्र है। बिल्कुल सर। आरपीएससी जो मेंबर्स होते हैं उन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो सर उनका चयन होता किस प्रकार, पॉलिटिकल सिनेरियो से होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, और ये भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है कि हर राज्य की एक स्टेट सर्विस कमीशन होगी, उसके अंतर्गत इनका अपॉइंटमेंट होता है। दुर्भाग्यवश हर राज्य में ये अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं। जो भी पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जो क्लोज होते हैं उनको बना दिया जाता है, मेरिट को दरकिनार करा दिया जाता है। मेरा एक सुझाव रहेगा कि जो भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उनकी एक अच्छी सी स्क्रूटनी होनी चाहिए। उनका सर्विस रिकॉर्ड कैसे रहा है पहले, उनकी कितनी प्रॉपर्टियां हैं, उनके बच्चों की कितनी प्रॉपर्टियां हैं, वाइफ की कितनी प्रॉपर्टियां हैं। तो एक बेदाग छवि वाला व्यक्ति ही इस संस्था में आना चाहिए। और भी कई मैकेनिज्म अडॉप्ट करा जा सकते हैं, जैसे ये एक संवैधानिक संस्था है, मेंबर भी संवैधानिक पद पे होते हैं, तो कोई ऐसे इंटरव्यू में किसी को बेनिफिट देने के लिए ऐसी बातचीत, और इन पे भी कुछ ना कुछ निर्देश मुझे लगता है ऑनरेबल डिवीजन बेंच या राज्य सरकार को देने चाहिए, जिससे इस पे रोकथाम हो। मुझे लगता है कि इस बार इस पे काफ़ी कमी आई है, आगे भी इसमें कमी आएगी, और मुझे लग रहा है कि अब पेपर लीक शून्य होंगे और आरपीएससी भी बेहतर कार्य करेगी। तो अब जब ये डिसीजन आ गया तो उसके बाद अपील के बारे में क्या रहेगा अब आगे? देखिए, जो सुनने में आ रहा है कि सरकार शायद अपील में ना जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे लगता है, और उनको अधिकार है, वो जाएंगे। जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो ऑनरेबल वो खंडपीठ में जाएंगे, और देखिए क्या होता है। हम भी अच्छे से पैरवी करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है जो एकल पीठ का फैसला है वही आखिर में लागू होगा, और एक अच्छा निर्णय है। सारी चीज़ों को देख के निर्णय दिया गया है, 40 सुनवाइयों के बाद ये निर्णय दिया गया है, तो इसको पलटना मुझे लग रहा है, ये फैसला पलटेगा नहीं और यही निर्णय लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इतनी धांधली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी धांधली हुई है, उसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। आप सर यूके में रहे, फिर इंडिया में आए, तो आपको मेजर क्या डिफरेंस लगता है यूके के जुडिशल सिस्टम में और अपने जुडिशल सिस्टम में? देखिए, वहाँ का थोड़ा काफ़ी अच्छा स्मूथ है और निर्णय जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा से भारत में आना था, और मुझे यहाँ के जो लोग हैं इन्हीं लोगों को न्याय दिलाना था, और भारत और राजस्थान के लिए ही काम करना था। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और जब भी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे सर। धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये था एडवोकेट हरेंद्र नील सर के साथ हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हमने मेनली एसआई पेपर के ऊपर बात करी। पिछले एपिसोड में गोवर्धन सर के साथ राजस्थान के करप्शन के बारे में बात करी थी, और उसमें बताया था कि राजस्थान नंबर 1 पर आता है करप्शन को लेकर। उसका रीज़न आज आपको जानने को मिल गया होगा कि क्यों राजस्थान जो है करप्शन में नंबर 1 पर आता है। इसी प्रकार करप्शन राजस्थान में होते रहते हैं, एक सरकार आती है, एक सरकार जाती है, इसलिए अपना वोट जो है आप सही ढंग से डालिए और अपने सही मेंबर्स को डालिए। आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, युवाओं के साथ, राजस्थान के छात्रों के साथ,
और बने रहिए हमारे साथ ट्रायल टॉक शो में। थैंक यू सो मच।